हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एनालिसिस में हम चर्चा करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड के रिजल्ट के बारे में और एक ब्रॉडर आउटलुक जो है इस बैंक के बारे में क्या लग रहा है ये भी हम इस चर्चा के अंदर शामिल करेंगे। देखिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें पहले या इनकी मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं इस बैंक की। देखिएगा, ये जो बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दो लोगों का विशेष ध्यान रखता है। एक तो ध्यान रखता है अपने एम्प्लॉयज़ का, जो कि इनके फाइनेंशियल्स में भी रिफ्लेक्ट होता है कि एम्प्लॉय के ऊपर बहुत अच्छे से पैसा खर्च करते हैं और जहाँ तक हमारे को सूचना मिल रही है कि एम्प्लॉय की बहुत अच्छी केयर करते हैं और एम्प्लॉय को इंसेंटिव्स भी अच्छे देते हैं। एम्प्लॉयज़ भी मन लगाकर काम करते हैं कंपनी के लिए, तो एम्प्लॉयज़ की बहुत अच्छे से केयर जो है ये बैंक करता है। दूसरी बात ये कि इसमें एक अच्छी बात और है कि ये जो बैंक है अपने जो डिपॉजिटर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनका भी एक अच्छा ध्यान जो है रखता है। एक कुछ थोड़ी बहुत शिकायतें तो हर बैंक के साथ रहती है, बट कुल मिलाकर एक जो है अच्छा फीडबैक जो है दोनों की तरफ से मिलता है। तो हालांकि एम्प्लॉयज़ में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं निराश, बट एक ब्रॉडर पिक्चर देखें तो एम्प्लॉयज़ और जो डिपॉजिटर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं, इनके प्रति काफ़ी अच्छा भाव रहता है। और जहाँ तक अगर हम कंपनी की टॉप मैनेजमेंट की भी बात करें तो वो भी जो है अपने पर्सनल एम्प्लॉयज़ को अपने फ्रेंड सर्कल में या जिन लोगों ने उनके ऊपर एहसान किया हुआ है किसी भी तरीके का पास्ट में, तो उनको बहुत अच्छे से वो रिवार्ड करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और एक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बर्ताव करते हैं और उनको एक मॉनेटरी बेनिफिट भी देते हैं। तो इस मामले में ये बैंक बहुत ही बढ़िया है। अब हम बात करें शेयर होल्डर्स के मामले में, तो शेयर होल्डर्स के मामले में मुझे ये बैंक थोड़ा सा निराश करने वाला लगता है। ये शेयर होल्डर्स के लिए मतलब देखिएगा, प्रोमिस तो बहुत करता है और मैनेजमेंट जो प्रोमिस दूसरों के साथ करती है वो तो फुलफिल कर रही है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स के साथ प्रोमिस होने चाहिए या जो शेयर होल्डर्स के साथ मतलब एक बेनिफिट आना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। देखिए, मैं सबसे पहली बार बताता हूँ, मुझे मतलब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले मैं इसी की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज एक रिलेशनशिप की बात आपके साथ की। तो जो बैंक की रिलेशनशिप है वो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तो बहुत बेहतर है, लेकिन जहाँ तक शेयर होल्डर्स की है वहाँ पर थोड़ा सा मिस करते हैं। और ये आप जो है यहाँ पे देखेंगे भी कि जब डिविडेंड की बात हुई तो भाई डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर दी है कंपनी। जहाँ तक अगर मैं अभी हो सकता है आपको आज कोशिश करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की भी रिजल्ट एनालिसिस करें, वहाँ भी 10 रुपये का डिविडेंड है। एचडीएफसी बैंक ने भी 19 रुपये से ऊपर का डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया है। तो कुल मिलाकर जो कंपनियाँ कमा रही हैं, प्रॉफिट्स दे रही हैं, तो वहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, स्पेशली जो एक लीवरेज बिजनेस है जहाँ पर सब पैसा लोगों का कर्जे में दिया होता है, एक हाई रिस्क बिजनेस के अंदर जब इन्वेस्टमेंट होती है शेयरहोल्डर्स के द्वारा, उसको कुछ ना कुछ डिविडेंड के रूप में रिवार्ड जरूर होना चाहिए। चाहे वो सरकारी बैंक भी देखेंगे तो जो वो कमाते हैं तो जनरली काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी जो बड़े बैंक है वो करते हैं, बट इस बैंक ने कहा नहीं जी अभी हम नहीं देंगे। तो ये बात जो है मुझे शेयर होल्डर के एंगल से थोड़ी सी पसंद नहीं आती। और एक दूसरा ये है कि इसके अंदर ना एक इक्विटी डाइल्यूशन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, यानी कि जो प्रॉफिट्स बढ़ते भी है ना, हालांकि इस क्वार्टर में तो बढ़े ही नहीं है प्रॉफिट, लेकिन जो प्रॉफिट बढ़ते भी है ना तो वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के पास नहीं आते हैं, बल्कि इक्विटी डाइल्यूशन हो जाती है। तो जो बढ़े हुए शेयर्स होते हैं, जो दूसरे शेयर्स नए शेयर्स आ चुके होते हैं, उनके पास वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है और जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स है उसको जो है बेनिफिट नहीं मिलता। तो जो कंपनी की बैलेंस शीट में बुक वैल्यू भी बढ़ती है वो इसलिए नहीं बढ़ती कि भाई खाली प्रॉफिट आ रहा है। तो देखिएगा, बुक वैल्यू पिछले साल से नेटवर्थ की जो वैल्यू तकरीबन 25% बढ़ी है, लेकिन बात यह है कि जो मेजर पोर्शन है वो नई शेयर कैपिटल इशू करके आया है और उसमें भी जो शेयर्स हैं या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से देती हैं या वो एम्प्लॉयज़ को ही शेयर्स दिए जाते हैं। तो एम्प्लॉय के लिए काफ़ी फ्रेंडली है ये कंपनी, डिपॉजिटर्स के लिए भी, बट शेयर होल्डर्स के मामले में कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भेदभाव जो है होता है। ये मेरी ऐसी है व्यक्तिगत राय, हो सकती है। अगर आपके दूसरे मत है तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। आइएगा अब अपने मुद्दे पर आते हैं कि भाई रिजल्ट कैसे रहे और कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही। देखिए, कंपनी ने पिछले एक साल के दौरान तकरीबन 38% का प्रॉफिट राइज किया है, बेहतरीन प्रॉफिट राइज किया है। मतलब शेयर होल्डर्स के
प्राइस को देखें तो शेयर होल्डर को यहाँ से बेनिफिट आ गया, भाई ठीक है तुमने शेयर लिया तो तुम्हारा शेयर 38% बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी, प्रॉफिटेबिलिटी घट गई है पिछले 1 साल में। और अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो शेयर जस का तस है, वही पड़ा हुआ है, कोई मेजर चेंज नहीं है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो पिछले क्वार्टर से, यानी कि जो दिसंबर क्वार्टर था 2023 का, और अब जो मार्च का क्वार्टर है 2024 का, उसमें क्या विशेष बातें। तो देखिएगा, जो इंटरेस्ट की जो अर्निंग्स हैं, तो जनरली एक नॉमिनल पेस के हिसाब से ही तकरीबन 3% के आसपास ही जो है बैंक ग्रो कर पा रहा है, और इंटरेस्ट के हिसाब से तो इंटरेस्ट की कोई एक्स्ट्रा अर्निंग इनके पास नहीं रिसीव हुई है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ट्रेजरी इनकम से, वहाँ पे तकरीबन 10% का राइज इन्होंने किया है। इसके अलावा जो 10% का राइज है वो अदर इनकम्स में है। तो यहाँ पर जो अदर सर्विसेज है, जो अलाइड सर्विसेज है बैंक के, जो अदर फंक्शंस हैं, वहाँ से काफ़ी अच्छा जो है बैंक परफॉर्म कर रहा है। वहीं पर अगर हम खर्चों की बात करें तो खर्चे में जो इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और वो तकरीबन 6-7% बढ़ रही है। जितना इंटरेस्ट बढ़ा नहीं है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट के खर्चे बढ़ गए। लेकिन ये इस वजह से भी है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो, क्योंकि अगर ये कासा में भी बात करें तो ये ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं सेविंग अकाउंट में भी, तो कासा बेसिक से बढ़ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी बढ़ रही है, तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इम्पैक्ट हो रहा है। अब दूसरी बात है, एम्प्लॉयज़ के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहा है ये, और तकरीबन 8-9% के आसपास की जो है एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ती हुई नज़र आई है, और तकरीबन जो है 3.5% के आसपास जो है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के फ्रंट पर अगर हम बात करें सारे खर्चों को काट पीट के, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो 1562 करोड़ के थे पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में 1663 करोड़ के। तो अगर यहाँ पर भी बात करें तो तकरीबन 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है राइज हुआ है पूरे क्वार्टर में, लेकिन वो सारा का सारा 100 करोड़ उससे भी कहीं ज़्यादा गवा दिया प्रोविजंस बनाकर। यानी कि जो रिटेल लोन बुक है वहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेस है, और कुछ इन्होंने जो लॉस असेट्स है वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड किए, यानी कि कुछ राइट ऑफ्स की है यहाँ पर लॉसेज इन्होंने, तो जिसकी वजह से 654 करोड़ से बढ़कर 722 करोड़ के प्रोविजन बढ़े, जो 10% के आसपास है। तो जो प्रॉफिट है फिर भी 907 करोड़ से बढ़कर 941 करोड़ हो गए हैं, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन जो है टैक्स बढ़ने की वजह से सुहा हो गया। लेकिन फिर भी कुल मिला के जो नेट प्रॉफिट है वो 715 करोड़ से बढ़कर 724 करोड़ हो गए। तो तकरीबन 715 करोड़ से 724 करोड़ के प्रॉफिट नेट बेसिस पे 9 करोड़, आप 9 या 10 करोड़ के बीच में लगा लीजिए, तो 9 करोड़ के आसपास के कुल प्रॉफिट एक क्वार्टर में बढ़े। तो एक कांस्टेंट या म्यूटेड परफॉर्मेंस ओवरऑल प्रॉफिट बेसिस पर हम मानेंगे तो ईपीएस में भी कोई ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएगी। तो ईपीएस 1 रुपये 2 पैसे की थी, जो अभी भी 1 रुपये 2 पैसे की है। मेजर ये है कि अभी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होगा, तो वहाँ से भी जो आईडीएफसी के जो शेयर्स हैं, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, वो तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आईडीएफसी के जो शेयर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स दिए जाएंगे, तो वहाँ पर भी एक माइनर डाइल्यूशन इक्विटी शेयर्स का होगा, और वहाँ से आईडीएफसी लिमिटेड से आपको वो बहुत मेजर अर्निंग्स जो है नहीं आ रही हैं, क्योंकि आईडीएफसी लिमिटेड के पास भी जो मेजर बिजनेसेस उन्होंने सोल्ड आउट कर दिए, और अब जो बिजनेस है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ही है। तो अल्टीमेटली जो शेयर कैंसिलेशंस होंगी उसमें भी इक्विटी डाइल्यूशन जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए होगा। तो कुछ जो चिंता की बात है वो ये भी है, और यहाँ पर बैंक ने एक और भी चीज़ कही है कि देखिएगा हमें और फर्दर कैपिटल रेज करनी है, क्योंकि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 16.73 से घटकर 16.11 हो गई है, और पिछले साल से कंपेयर करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा डेंट आया है। यहाँ पर पिछली बार 802 करोड़ के प्रॉफिट थे पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस बार 724, यानी कि ईपीएस 1.28 से घटकर 1.02 हो गई है। तो रिजल्ट एक म्यूटेड परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर पिछले साल से प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट घट गए हैं, लेकिन शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस 30% से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट के एंगल से अगर हम देखें और रिटर्न ऑन असेट्स की बात करें तो देखिएगा जो रिटर्न ऑन असेट्स है वो कंपनी की 1% पर आ गई, 1.03%। अगर मान लेते हैं ये शेयर्स बुक वैल्यू पर मिल रहा हो तो ये शेयर 10.3% की रिटर्न देगा, लेकिन ये शेयर्स अभी बुक वैल्यू से 1.8 के आसपास चल रहा है। तो इस पर जो इफेक्टिव रिटर्न्स हैं वो तकरीबन 5 या 6% की हैं। तो उनको अगर हम देखें, अगर हम इफेक्टिव यील्ड को, और ये मान के चले कि 10 से 12% की रिटर्न्स आनी चाहिए बैंकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करने पे, तो हो सकता है कि शेयर्स में
आपको आने वाले समय में अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करती हैं तो 10% के आसपास से लेकर 15% के बीच में शेयर प्राइस में करेक्शन आ सकता है। अब इस वीडियो में अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहाँ से बढ़ी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी देखिएगा ट्रेजरी में 15 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ हो गई। तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है या जो आरबीआई के पास पैसा होता है वहाँ पर अच्छा पैसा बना है इनका। उसके बाद रिटेल में 381 करोड़ से घटकर 280, और ये बैंक का फोकस भी है कि हमें होलसेल बैंकिंग कम करनी है। लेकिन रिटेल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, 461 करोड़ से बढ़कर 550 करोड़ हो गई है, और बैंक जो है रिटेल को ही मेजरली फोकस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ट्रेजरी में अच्छा हुआ है, होलसेल बैंकिंग में प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हुई है और तकरीबन 10% का प्रॉफिट राइज हुआ है रिटेल बैंकिंग में। अदर बैंकिंग ऑपरेशंस में भी कुल मिलाकर तकरीबन 40-50% का राइज इन्होंने किया है, और बाकी जो अनएलोकेटेड बिजनेस है वहाँ पर लॉसेस बढ़ गए हैं। जो पहले 74 करोड़ के थे वो 31 करोड़ के थे। इसमें बेसिकली जो है इंटर हेड एडजस्टमेंट्स ही ज़्यादातर होती है, यानी कि आपस में एक दूसरे आइटम्स के साथ जो मैचिंग होती है, एक इनकम दूसरे में जब इंक्लूड हो जाती है तो उसको जनरली एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में बस केवल इतना ही। तो रिजल्ट में मैंने उन पहलुओं की बात की जहाँ पे रिजल्ट अच्छे थे, और कासा बैंक का अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन कासा में भी एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट ही है इनके पास, जिसमें सेविंग बैंक के ऊपर ये ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं जो जनरली फिक्स डिपॉजिट के आसपास के होते हैं। तो जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इम्पैक्ट रहता है, और जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ के नहीं आई। और दूसरी बात है कि जो असेट्स क्वालिटी है वो बेशक से परसेंटेज टर्म्स में तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन जो प्रोविजंस बढ़ के आए हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बैंक को कहीं ना कहीं ये कंसर्न है कि भाई अभी जो बैड लोन्स हैं वहाँ पर अभी चैलेंजेस रहने वाले हैं। तो 654 करोड़ के जो प्रोविजंस थे वो बढ़कर 722 करोड़ के हो गए। तो नटशेल मैं यही बात कहूँगा कि शेयर प्राइस अभी हाल फिलहाल में तो देखिएगा बाजार तेजी में, मुझे ये तकरीबन 20% के आसपास ओवर प्राइस लगता है हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो यहाँ से 10-15% तो मैं मानता हूँ कभी भी रिजल्ट पर भी इम्पैक्ट करेगा, तो 5-7% तो हो सकता है रिजल्ट इम्पैक्ट से, बट 10 से 15% नॉर्मल केस में, थोड़ा सा वर्स्ट केस में अगर हम देखें तो 20% तक की करेक्शन भी ऐसे शेयर्स में हो सकती है। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें नहीं है, ना कोई बाइंग है ना सेलिंग है, लेकिन अल्टीमेटली हम बैंक निफ्टी में दोनों साइड के ट्रेड्स लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये कंपोनेंट है, तो उस वजह से हो सकता है कि आपको लगे, लेकिन और कुछ बैंकों में हमारी पॉजिटिव पोजीशंस भी है, और हाल फिलहाल भी हमने कोटक महिंद्रा बैंक में एंट्री जो है की है। तो मैं केवल ये एज ए डिस्क्लोजर आपको बता रहा हूँ, बट कुल मिलाकर हमारा कोई डायरेक्टली वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, और बहुत समय तक ये शेयर्स हमारे पास रहा भी था, और हमने हालांकि प्रॉफिट में बेचा था, लेकिन हम जिस तरीके की उम्मीद कर रहे थे उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और उसका मेन रीज़न यही है कि इक्विटी डाइल्यूशन, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी तो ठीक हो रही है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद भी क्या हो रहा है कि उससे ज़्यादा शेयर्स बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से जो अप्रिसिएशन है वो नहीं आ रहा है। और हाल फिलहाल में जब मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट थी उससे भी पुरानी जो इन्वेस्टर थे बारबेरी पिनकस, उन्होंने भी पिछले क्वार्टर में एग्जिट ले लिया है। तो वो भी शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि भाई जितनी इक्विटी बढ़ रही है उस पेस में प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से EPS नहीं बढ़ रहे हैं। अभी भी देखिएगा 1 रुपये के आसपास की EPS है, पूरे साल भर की भी देखिएगा 4-4.5 रुपये की EPS है। अगर आप अभी भी वैल्यूशंस करेंगे तो आज की डेट में बड़े बैंक जो है आपको 12-13 के पी पे मिल रहे हैं। तो उन साइज़ में जो इससे 4 या 5 या 10 गुना बड़े बैंक्स हैं, और वो आपको 12-15 के पी पे मिल रहे हैं, और ये शेयर्स आज भी आपको तकरीबन 16-17 के पी पे मिल रहा है। तो जिस वजह से भी हमें लगता है कि यहाँ पे जो पी में कंट्रैक्शन है वो हो सकता है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है 10 से 15% नॉर्मल केस में, वर्स्ट केस में 20% तक का जो है प्राइस इरोजन हो सकता है। रीज़न ये कि बाकी बैंकों के साथ भी अगर मैच करोगे तो करेक्शन की प्रोबेबिलिटी बनती है। और रिजल्ट मैं ये तो नहीं कहूँगा ख़राब है, हाँ, बट रिजल्ट जिस तरीके की मैनेजमेंट की गाइडेंस है उन गाइडेंस के अकॉर्डिंगली जो है रिजल्ट अभी नहीं आ पाए हैं। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।